नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत दोस्तों विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, साइंस को लेकर बहुत सारे प्रश्न जो है हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर विज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, हर जगह हर फील्ड में अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं या स्कूल में पास आउट हैं या स्कूल में है या ऐसे भी सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी आपको इस तरह के प्रश्नों को याद रखना चाहिए। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही प्रश्न जो है एडवांस है, थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप किसी न किसी लेवल को जरूर टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, निम्न में कौन सी नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। देखिए, इस वर्ड जो है हिंदी में थोड़ा आपको क्लिष्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये इंग्लिश वाले जो है इसको लिख दिया गया। अब इसे वर्ड है डायफ्राम। डायफ्राम जो है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जाहिर सी बात है लिख दिया। कॉपर्टी इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो कि ऐसे ही यूज हो रहे हैं तो आपको समझना होगा। तो प्रश्न क्या है, फिर समझिए कि स्त्री यानी महिलाओं द्वारा एक ऐसा कंट्रोल करने वाला, चूंकि ये पूरा चैप्टर देखेंगे जनन से रिलेटेड है, यानी रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, चार ऑप्शन है। डायफ्राम, मुखीय गोली, यानी मुंह से जो गोली लेते हैं हम लोग, जैसे मालाडी वगैरह, आप नहीं समझते होंगे तो भी मैं बता दूं, या निरोध, कॉन्डम्स, या कॉपर्टी। तो स्त्री द्वारा, मतलब इनमें से कौन जो है स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। आपके पास जो है दोस्तों कुछ सेकंड का समय रहेगा ही हमेशा, क्योंकि मैं बताऊंगा रुक कर, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपको भी मौका मिल सके। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों निरोध। ठीक है, हालांकि आजकल महिला वाला जो है निरोध भी आ गया मार्केट में, तो कह नहीं सकते, लेकिन जो इसके अनुसार जो यही है, यानी कि जनरली जो है यही है आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जन्म पूर्व भ्रूण को, यानी कि समझ सकते हैं आप एम्ब्रॉय, जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले जो बच्चा की जांच की जाती है कि भाई गर्भ में पल रहा जो है जो भ्रूण है वो कौन सा मतलब लिंग में है ना, जो कि प्रतिबंधित है इंडिया में। तो कम से कम बिना रीज़न के नहीं आप कर सकते, मेडिकल रीज़न चाहिए उसके लिए, बहुत सारे प्रोसेस है, हालांकि तब भी हो जा रही है। तो जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है? यहाँ मैंने दिया ही नहीं है, तो आप देखिए, फिर से मैं आपको लिख कर देता हूँ, बताइए। दिमाग में है तो इसीलिए मैंने रखा है ताकि आपके दिमाग में क्या वर्ड आ रहा है। दोस्तों अब आपने ऐसा नाम भी नहीं सुना होगा जैसा मैंने अभी लिखा, लेप्रोस्कोपी नाम सुना होगा, लेकिन इसके अलावा आपने शायद नहीं सुना होगा। तो देखिए, ऑप्शन बी में है एमनियोसेंटेसिस, सी में वेरिसेशन, डी में जो है कोइटस इंटरप्ट्स। इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी, यानी कि एमनियोसेंटेसिस, ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। जन्म से पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, परख नली शिशु एक तकनीक है। पहली परख नली शिशु से जन्मा बच्चा पहला जो है फीमेल थी, और 1986 में जी हाँ जन्म ली थी बेबी हर्षा। अब बेबी हर्षा का भी जो है बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ, लेकिन बेबी हर्षा परख नली शिशु की पहली जन्मी इंडिया में बच्चा था। तो खैर देखिए, चार ऑप्शन है। परख नली शिशु एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है? चार ऑप्शन है। अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित किया जाता है। यानी कि दोस्तों कि अंडवाहिनी से जो है उसका जो लिया जाता है बच्चे के लिए, युग्मनज को लेकर उसको डेवलप किया जाता है परख नली शिशु में, फिर इसे गर्भ में जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। दूसरा है बी, अंडाणु लिया जाता है परख नली शिशु में, फिर इसे निषेचित कराकर रोपित कर दिया जाता है।
सी है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परख नली में होता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। आंसर आपको पता चल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको समझना होगा। देखिए आंसर जो है, आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बताइए। अभी भी है कुछ सेकंड, अगर जानते तो कुछ कमेंट जरूर कुछ लोग करें ताकि समझ में आए। तो देखिए आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडाणु लेकर इसे निषेचित कराकर जो है रोपित करते हैं, ऑप्शन बी। तो दोस्तों देखिए इसे जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं और इस प्रक्रिया में अंडाणु लिया जाता है, फिर इसमें जो है शुक्राणु का से जो है मेल कराया जाता है, यानी निषेचित करके 16 से 32, जी हाँ, सो कितना 16 से 32 कोशिकीय जब अवस्था हो जाता है तब इसे गर्भ में जो रोपित कर दिया जाता है। तो ये बाद में होता है, तो ये प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है इस तरह के बात को यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि शुक्राणु अंडाणु का बात की, लेकिन संलयन की बात कर दी गई है। और एक मनुष्य का विकास होता है परक नली में, जबकि ऐसा नहीं होता, एक मनुष्य का विकास परक नली में नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, आंसर सही है 3 का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या है? देखिए क्या करता है, 4 ऑप्शन है। अंडोत्सर्ग को रोकता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रो यहाँ देखिए एस्ट्रोजन का दमन करता है, यानी लोग इसको भी मार देता है। इग्मनस के एंडोमीट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, या इनमें से कोई नहीं। और जाहिर सी बात है आंसर जो हो जाएगा, चलिए बता दूं, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंडोत्सर्ग को रोकता है गर्भ पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जन्म का नियंत्रण की एक विधि है, विधि की बात हो रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपको ध्यान होगा तो आपने सोचा होगा, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जन्म नियंत्रण जी की यहाँ जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो था जन्म हो रहा था, लेकिन जन्म को रोकने का विधि, ठीक है, जन्म नियंत्रण की विधि क्या है दोस्तों? ये है IUDS, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जन्म नियंत्रण एक विधि है IUDS, यानी कि आप इसे जो IUDS जो है ये 2 तरह के होते हैं। मैं समझाऊँ आपको कि ये टी आप देखिए ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें एक धागा लटका रहता है, ये टी है, इसी आकार का जो है एक मतलब प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसे कॉपर टी कहते हैं। देखिए कॉपर टी आमतौर बोलचाल की भाषा में इसका कहते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। एक तो कॉपर वाला कॉपर टी जो कॉपर था, दूसरा हार्मोनल। तो पहला जो हो गया तो वो कॉपर टी हो गया, ठीक है, कॉपर टी जो कि बोलते हैं। दूसरा जो है हार्मोनल टी, दूसरा जो है हार्मोनल। तो हार्मोनल है, अब देखिए समझने की क्या बात है इसमें, तो ये जो है बहुत ही उपयोगी महिलाएं समझती हैं, और इससे जो है मतलब कि जब क्या कहते हैं कि जब शुक्राणु जब आता है गर्भाशय में, एक्चुअली ये गर्भाशय में लगाया जाता है। बच्चे के जन्म के 4 सप्ताह बाद इसे आप लगा सकते हैं, लगाया जाता है, या उसके पहले भी बच्चे जन्म नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जब महिलाओं का स्पेशल डे होता है तब इसका उपयोग सही से कीजिए। हार्मोनल लगाने में ये कॉपर टी अगर डायरेक्ट लगाया जाता है, कॉपर टी लगाया जाता है तो तुरंत से प्रभावी है, लेकिन हार्मोनल टी का जब होता है इस्तेमाल, यानी हार्मोनल UID की बात कर रहे हैं तो वो 7 दिन तक का समय लेता है प्रभावी रूप से काम करने में। और बहुत ईजी है, इसे बाद में खुद से निकाला जा सकता है और ऐसे ही उपयोग किया जाता है। तो लोग समझते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी जो है जन्म का नियंत्रण कभी कभी नहीं हो पाता है, तो कुछ खास केस में ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि कॉपर टी से रिलेटेड था, यानी कि IUDS, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी तकनीक टेक्नोलॉजी जो है पुरुषों से संबंधित है? पुरुष यानी मेल। पहला मुख में यानी मुंह से ली जाने वाली गोली, या दूसरा ट्यूबेक्टोमी,
तीसरा जो है बासेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, कुछ आइडिया लगाइए। सब जनरल बात है दोस्तों, और जनरल बात ही मैं बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो है इसका आंसर होगा, आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, बासेक्टोमी। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, और इसमें जो है आधा घंटा 30 मिनट में जो है आपको, हालांकि इससे भी कम समय में जो छोड़ दिया था मैंने, 15 मिनट ज़्यादा ही बता दिया। बस कमर के पास एक छोटा सा चीरा लगाकर इसमें एक जो नस होती है उसको बांध देते हैं। जब ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में हो जाती है, मुख्य गोली भी महिलाएं लेती है, तो हमारा सी हो जाएगा बासेक्टोमी। नेक्स्ट डे यानी कि पुरुषों से संबंधित है ये तकनीक, और ऐसी बात है जनन से ही रिलेटेड है। सातवां है स्तनपान अनार्तव, क्या है? सात में पहला 4 ऑप्शन है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, आर्तव का अभाव, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, यहाँ अस्थायी विधि था, यहाँ अस्थायी विधि है, एक यौन संचारित रोग है, क्या है? और आंसर है इसका ए, यानी कि गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। गर्भ निरोधन, स्तनपान अनार्तव, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है ये। नेक्स्ट है कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन, क्या है? तो इसे आप अच्छे से समझे, और प्रश्न को तो समझे, फिर से मैं बताऊं आपको। कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से, यहाँ पर से जोड़ लीजिए, से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन, कॉपर आयन, यहाँ जो है विसर्ग है। 4 ऑप्शन है, आगे बात इसी में बढ़ेगा। गर्भाशय एक है, गर्भाशय ए में गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुप्रयुक्त बनाते हैं, बात आगे बढ़ जाएगी यहाँ से। बी में है शुक्राणुओं के भक्ष काणुक्रिया में वृद्धि करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। सी है शुक्राणु की गति का संदमन करते हैं, क्या करते हैं? शुक्राणु की गति का संदमन करते हैं या अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। और आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए क्या होगा आंसर। तो ये देखिए आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुप्रयुक्त बनाते हैं। निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन गर्भाशय को, जो कॉपर आयन क्या है, कॉपर टी वाली बात हो रही है, गर्भाशय को रोकने की, मतलब यहाँ बात हो रही है वही टी, जो कॉपर टी के बारे में बात हो रही है, कॉपर आईयूडी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आईयूडी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या करता है, गर्भाशय को जो मतलब कि जो अंडा जो है निषेचित होता है उसको उसमें रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, ये वर्ड तो मैंने पहले दिया ही, कि तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, क्या? 4 ऑप्शन है, एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग क्या है? और 4 ऑप्शन है अजन्मे गर्भ, ठीक है, गर्भ की लिंग का जांच, कृत्रिम विनिषेचन, सी सरोगेट माता के गर्भाशय के भ्रूण का स्थानांतरण, या आनुवांशिक असामान्यता की जांच। बताइए, पहले ही वर्ड मैंने दिया था एमनियोसेंटेसिस। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा, गेस कीजिए। बी नहीं दोस्तों, फिर से सोचिए। चलिए मैं आंसर बता दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुवांशिक असामान्यता की जांच एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में, जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, नलिका है नाम दिया गया, फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है? 4 ऑप्शन है केवल भ्रूण का, 8 कोशिकीय अवस्था तक, मैंने बताया आपको कोशिकीय अवस्था के बारे में, युग्मनस अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का, 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, केवल युग्मनस का। 10 का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आंसर होगा, फिर से सोच समझ के बताइए आंसर क्या होगा।
तो आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, युग्मनज अथवा 8 कोश की अवस्था तक के प्राक भ्रूण का जो है फैलोपियन नलिका में किया जा सकता है जीव निषेचन, मतलब निषेचन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है चलिए 11, वर्तमान समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? ट्यूबोक्टोमी, डायफ्राम, अंतः गर्भाशय युक्तियां या सर्वाइकल कैप? बताइए कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अंतः गर्भाशय युक्तियां। जी हाँ, गर्भाशय से रिलेटेड जो है लोग ऑपरेशन ही करा लेते हैं बाद में चलकर। तो भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य, मतलब टेंशन ही खत्म, गर्भ निरोधन की ना कुछ भी नहीं। तो ये है गर्भाशय हटवाते हैं। नेक्स्ट जो है 12 नंबर, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में जो कॉपर टी गर्भाशय में लगता है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? शुक्राणुओं का निषेचन की क्षमता में कमी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। ठीक है। सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, या इनमें से सभी? और आंसर है, अब बताइए कौन सा होगा। चलिए बताता हूं दोस्तों, इनमें से सभी है, सभी। जी हाँ, डी। यानी कि तो जब कॉपर टी लगाया जाता है तो शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आ जाती है, और गर्भाशय में जो कॉपर टी लगा तो उससे कॉपर आयन मोचित होने के कारण जो है शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि जो होता है, मतलब उसको रोकता है, या शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में भी कमी हो जाती है। तो ये बात है, कॉपर टी यानी कॉपर टी जो रहता है उसका यूज होता है इसी वजह से। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेंस के बराबर बेस, ठीक है, बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, जंक जीन, जंपिंग जीन, एक्सोन या रीडेट डीएनए। और आंसर इसका होगा, आप बताइए क्या होगा। अगर जानते हैं तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, रीडेट डीएनए। तो ये रहा, समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट है 14 नंबर में, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? 4 ऑप्शन है और बताइए। पहला है एपोरिप्रेशन, दूसरा है विशिष्ट प्रेरक, सी में है कोरी प्रेशर, और डी में अवरोधक। और आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा सो कोरी प्रेशर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर डीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है, क्या कहलाता है? और आंसर हो जाएगा हमारा 15 का, सोचिए क्या होगा। आंसर हो जाएगा जो सी, ठीक है, सी क्या हो जाएगा? सी, यानी कि एंटी कोडोन, ये हो जाएगा सी। नंबर 16 में प्रारंभन कोडोन है, क्या है? तो है तो AUG, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा AUG। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकालना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकालना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये है ऑप्शन, बताइए क्या कहलाता है? तो हो जाएगा हमारा, ये है स्प्लाइसिंग, ऑप्शन डी, स्प्लाइसिंग कहलाता है। नंबर चलिए 18, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का या न्यूक्लियोप्रोटीन का। और आंसर हमारा है
बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का जो है पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। और ये चार ऑप्शन है, ई डीएनए, आर डीएनए, आर आरएनए, सी टी आरएनए, डी एम आरएनए। और आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एम आर एन ए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 20 और क्वेश्चन है दोस्तों, एक mRNA में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हैं, कितने हैं। और आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। ऑप्शन ए लाइगेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और आंसर है तो डीएनए पॉलीमेरेज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन सी आंसर। इसका नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चैन समापन कोडन है, कौन चैन समापन कोडन है 22 का। और जाहिर सी बात है, आप इसे अच्छे से समझिए, बताइए। आंसर है तो सी, यानी UAA, एक चेन समापन कोडोन है। 23 प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्लों के बीच का प्रकार बंध बनाता है, बीच का प्रकार जो है बंध बनाता है, किस तरह का। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोटाइड और या न्यूक्लियोसाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेप्टाइड, ये बनाता है, इस प्रकार का बंध बनाता है, पेप्टाइड प्रकार का। नेक्स्ट देखिए, बीडल एवं टॉटम का न्यूरोस्पोरा क्रेशा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है कि, क्या करता है, सिद्ध करता है कि। दोस्तों क्रेशा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है। चार ऑप्शन है, एक एंजाइम एक जीन को सुधारता है, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है, एक जीन द्वारा अनेक जीन उत्पन्न होते हैं। फिर समझिए, एक एंजाइम जो है एक जीन उत्पन्न करता है, एंजाइम जो है जीन बनाता है, सुधारता है, एक एंजाइम जीन का उत्पन्न करता है, एक जीन जो है अनेक जीन उत्पन्न करते हैं, इनमें से कोई नहीं। और 24 का आंसर है, बताइए अब क्या होगा। तो दोस्तों आंसर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक एंजाइम जो है एक जीन उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये रहा। चलिए 25 नंबर में, अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्राही, प्रमोटर, इन्हेंसर या नियामक। और आंसर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोमोटर। ठीक है, जुड़ता है, पॉलीमेरेज जुड़ता है, क्या कहलाता है, तो प्रोमोटर। वह स्थल जहां पर डीएनए आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है वो प्रोमोटर कहलाता है। नेक्स्ट है एन, पावर में है यहाँ पर 14। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तो N14 और N14 में डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति प्रयोगात्मक पुष्टि की गई है, क्या। 26 में दोस्तों आंसर है, मतलब चार ऑप्शन है, मिसल्सन एवं स्टॉल द्वारा, निरेनबर्ग तथा मैथाई द्वारा, कॉर्नबर्ग तथा नीरेनबर्ग द्वारा, टेलर एवं बेस्ट द्वारा। तो क्या होगा आंसर, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, मिसल्सन एवं स्टॉल द्वारा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है तो, एक अनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद, अनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। चार ऑप्शन है, प्रोटीन संरचना, प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न, डीएनए प्रतिकृतिकरण, आरएनए अनुलेखन पैटर्न। और इसका आंसर है अब जो है ये हमारा डी हो जाएगा। जी हाँ, आरएनए अनुलेखन पैटर्न।
दोस्तों ये था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कुछ अच्छा मिला होगा, हो सकता तो कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरह का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों घंटी को जरूर दबाइए। तो इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।